अस्सलाम वालेकुम। जो दूसरा हमारा लेक्चर है, ये हम स्टडी करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से। इससे पहले हमने लेक्चर देखा सैलरी इनकम के ऊपर। आज का जो टॉपिक है, इसमें जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, उस सेक्शन को हम ये कहते हैं 155, और ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी की इनकम है उसको ये सेक्शन डील करेगा। अब ये सेक्शन क्या कहता है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने सैलरी के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह से अभी जो टैक्स है उसको स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो तीन स्टेप होते हैं टैक्स में। एक हमने देखा कि कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, फिर हमने देखा कि जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह की जाती है, मतलब टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। रिकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी होती है, इसमें नॉर्मली डबल एंट्री वगैरह के थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आप कैलकुलेशन ठीक कर लें, रिकॉर्डिंग ठीक ना करें, और फ्यूचर में कभी आपको टैक्स नोटिस आता है या कहा जाए कि डाटा बनाएं, तो आप ये सही तरीके से नहीं बना सकेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही सही नहीं हुई। तो आप बैक डेट में जाके उस तरीके से काम नहीं हो सकता जो कि उस टाइम पे होना चाहिए जब हम कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप होता है ई फाइलिंग। मतलब ये सब कुछ करने के बाद आखिरी स्टेप होता है कि जब हम टैक्स रिटर्न में जाके इसकी ई फाइलिंग करते हैं। अब ये आखिरी स्टेप है, इससे पहले हमने ये दो चीज़ें क्लियर करनी है, फिर हम आएंगे ई फाइलिंग के ऊपर। तो ये इसी सीक्वेंस में जो भी हम लेक्चर स्टडी करेंगे, इसी सीक्वेंस में ही हम इस लेक्चर्स को देख रहे होंगे। और उसके बाद दो सैलरी में जैसे हमने देखा कि अगर एक एम्प्लॉई है और उसका जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो हमने स्टडी किया। कौन कर रहा है? जो एम्प्लॉयर है वो कर रहा है। अब जो एम्प्लॉई है जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो साल के एंड पे जाके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। और वो किस तरह फाइल करेगा वो आखिरी लेक्चर्स में हम देखेंगे। एम्प्लॉयर के केस में हमने ये देखा कि वो हर सैलरी, जो भी टैक्सीबल सैलरी एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र करेगा, तो उसने टैक्स विदहोल्ड करना है। और ये हम विदहोल्डिंग के पॉइंट से उस लेक्चर को हमने देखा। लेकिन एम्प्लॉई ने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, यानी कि जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो हम लेक्चर्स के एंड पे जब आएंगे तो हम ई फाइलिंग के लेक्चर पे आएंगे। सेम इसी तरीके से आपने ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसको भी इसी तरीके से ही स्टडी करना है। हम अज्यूम करते हैं दो पार्टीज हैं। एक पार्टी है जिसको हम ये कह सकते हैं मिस्टर ए है, और ये लैंडलॉर्ड है। और एक पार्टी हम कह सकते हैं मिस्टर बी है, जिन्होंने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्रीमेंट होता है कि जब भी कोई बिल्डिंग रेंट पे ली जाती है तो ऑब्वियसली उसका एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है कि आपका पर मंथ ये रेंट है और उसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। जो भी टर्म्स हैं वो सारी डिसाइड की जाती हैं। तो लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका डिसाइड ये हुआ कि रेंट है 1 लाख रुपये पर मंथ। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12 लाख, मतलब 1.2 मिलियन साल का रेंट जो है वो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से रिसीव करना है। अब इनका एग्रीमेंट हो गया है। अब इसको भी हमने ऐसे स्टडी करना है जैसे हमने सैलरी के लेक्चर को देखा कि अब मिस्टर बी ने एक बिल्डिंग रेंट पे ली और उनका एग्रीमेंट हुआ 12 लाख पे। अब इन्होंने जब पेमेंट करनी है तो जैसे सैलरी के लेक्चर में एम्प्लॉयर ने सैलरी की पेमेंट की तो टैक्स विदहेल्ड किया, इसी तरीके से लॉ ये कहता है, सेक्शन 155 ये कहता है कि मिस्टर बी ने भी जब रेंट की पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, तो जो एप्लीकेबल टैक्स है, जो भी हम स्टडी भी करते हैं, वो अप्लाई करना और टैक्स विदहेल्ड कर लेना है। अब ये तो हो गया एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, हम अच्छा अब यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो एग्रीमेंट की डेट थी, डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या था कि आपका एग्रीमेंट हुआ 1 जुलाई 2024 पे, यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर हमने स्टडी किया हुआ है। टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई टू जून। जैसे अभी हम बात करें तो टैक्स ईयर 2025 की अगर बात करें तो 2025 टैक्स ईयर का मतलब क्या होगा, जब भी आगे हम बात करेंगे तो हम टैक्स ईयर की बात करेंगे कि 2025 है, 24 है, 23 है, 26 है। तो जब भी हम 2025 की बात करेंगे तो आपके ज़हन में क्या आएगा? जुलाई 24 टू जून 25। तो ये जो साल है इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स ईयर। ठीक है, ये अब आपके ज़हन में इस तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। टर्म्स हैं जो टैक्स की लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, क्योंकि हर बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि जुलाई से जून, हम बात करेंगे सिंपल टैक्स ईयर 2025 या टैक्स ईयर 2026। 2026 होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जुलाई 25 से जून 26। तो ज़हन में आपने इस तरह रखना है कि जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ और ईयर है, वो बेसिकली टैक्स ईयर होगा। जैसे ये जून 2025 है तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स ईयर 2025।
तो अब एग्रीमेंट आपका 12 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट है, 12 लाख एनुअल है, यकम जुलाई 2024 को एग्रीमेंट हो गया। अब जनाब मिस्टर ए ने पेमेंट करनी है। अब उनके ज़हन में अब सवाल आएगा कि मैंने तो पेमेंट करनी है, तो कैसे करनी है? उसके ऊपर एक विथहोल्डिंग का, जैसे हमने सैलरी के केस में देखा कि कितनी सैलरी तक टैक्स विथहेल्ड करना है, स्लैब रेट है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्लैब रेट अप्लाई होंगे। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन से स्लैब रेट है। तो ये स्लैब रेट आपके सामने है। अच्छा, इस पे क्या है, यहाँ पे आप देखें तो रेंट की बात हो रही है 155 सेक्शन की। ये जो पोर्शन है ये अभी आपने नहीं देखना कंपनी वाला, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जी अगर रेंट 3 लाख तक है तो टैक्स कोई नहीं है, ठीक है। अगर रेंट 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5% है। अगर 6 लाख से 20 लाख तक है तो रेंट कितना है, टैक्स कितना है, 10%। अब हमारा रेंट कितना है, 12 लाख। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अप टू 3 लाख, यानी कि सबसे पहले तो ये आ गया 3 लाख पे टैक्स कितना बनता है, नील, कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 से लेके 6 लाख तक कितना कितनी अमाउंट बनती है, 3 लाख। इस 3 लाख के ऊपर कितनी अमाउंट आती है, 5%। तो ये अमाउंट हो जाएगी 15,000। उसके बाद हमारा रेंट है 12 लाख, तो 6 लाख 1 से लेके आगे अगला जो स्लैब आ रहा है 2 मिलियन तक है। तो 6 लाख 1 से जो 12 लाख तक हमारा रेंट है, तो ये अमाउंट बनती है, इन दोनों को आप डिफरेंस लें तो बनता है 6 लाख। 6 लाख के ऊपर कितनी अमाउंट बन जाएगी, 10%। तो 10% कितना है, 60,000। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 12 लाख पे, 75,000। अब ये टैक्स है, ये आपने विदड्रॉ करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनुअल जो रेंट है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के मुताबिक आपने 12 लाख रुपया रेंट देना है, टोटल रेंट देना है। अब आप क्या करेंगे भाई, इसमें से आप टैक्स को माइनस कर देंगे। टैक्स माइनस होगा, वो कितनी अमाउंट है, 75,000। तो बाकी 11,25,000 आप क्या करेंगे, इनको पे कर देंगे। अब ये पेमेंट जो है, ये क्वार्टरली पेमेंट भी हो सकती है, ये मंथली पेमेंट भी हो सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 12 लाख को हर महीने भी आप पे कर सकते हैं, हर महीने 1-1 लाख रेंट आप क्वार्टरली भी पे कर सकते, जो भी आपकी टर्म डिसाइड होंगी उसके मुताबिक इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि हमने स्लैब रेट, वही सैलरी वाले स्लैब रेट अप्लाई किए हमने, और उसके बाद हमने, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर क्या लिखा हुआ है स्लैब में भी, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसको अगर हम यहाँ तक कंक्लूड करें तो वो क्या है कि जी जो आपने रेंट पे करना है ना, उस पर आपने टैक्स विथहेल्ड करना है, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पे कर देनी है। अब टैक्स क्यों विथहेल्ड करना है, पहले भी हम सैलरी के लेक्चर में देख चुके हैं कि ये रेंट हमने साल के एंड पे अपने प्रॉफिट में से माइनस करना है, एक्सपेंस दिखाना है। तो जब आप एक्सपेंस, लॉ ये कहता है, BR ये कहता है कि जी आप सारे एक्सपेंस दिखाएं, लेकिन जो उस पर टैक्स बनता है ना वो भी आप माइनस करें। आप अगर माइनस नहीं करेंगे तो मैं भी आपको एक्सपेंस को नहीं मानूंगा, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। और अगर आपने प्रॉफिट से माइनस किया होगा तो मैं उसको ऐड करूंगा, और उसके ऊपर ऐड करूंगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, और ज़्यादा प्रॉफिट भी आपने ज़्यादा टैक्स देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक छोटी सी एग्जांपल देख ली। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ, यानी कि सेम उसी तरीके से एग्रीमेंट में हमारा कितना हुआ, 1 लाख रुपया पर मंथ रेंट से मल्टीप्लाई बाय 12। अब दूसरा सिनेरियो हम देख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की सिनेरियो आ सकते हैं ना। तीसरे नंबर पे जो डेट है ना, डेट ऑफ एग्रीमेंट, वो हमारी पहले थी 1 जुलाई, अब होगी 1 जनवरी 2025। अब सैलरी के केस में भी हमने ये देखा था कि जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो कैसे होनी है, जुलाई टू जून, ये टैक्स की कैलकुलेशन होनी है। अब इस केस में भी सेम यही सिनेरियो है, जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो कहाँ से होगी, जुलाई से जून। अब आपने रेंट पे करना है, तो आप सबसे पहले तो देखेंगे पर मंथ 1 लाख रेंट है, और जून तक कितने महीने बनते हैं। मतलब आपका एग्रीमेंट हुआ 1 जनवरी से, तो जून तक 6 माह बनते हैं। तो अब आपने मल्टीप्लाई कितने से करना है, 6 से, तो अमाउंट आ जाएगी 6 लाख। अब आपका टैक्सीबल रेंट कितना हो गया, 6 लाख। उसी तरीके से 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, निल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग ऊपर वाली 3 लाख की अमाउंट है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, 5% ले लेंगे, तो 15,000 पे आपका टैक्स बन जाएगा। अब ये पूरे साल का टैक्स है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 75,000 था, ये भी पूरे साल का टैक्स था। मतलब स्लैब जो रेट है वो पूरे साल के हैं, पर मंथ नहीं है। अब अगर हम बात करें जी, ये आपने 15,000 पे पूरे साल का टैक्स है, तो पर मंथ कितना टैक्स बन गया,
आप इसको डिवाइड कर लें, 15,000 को डिवाइडेड बाय 6 तो अमाउंट बनती है 2500। तो आपने क्या किया, रेंट की कैलकुलेशन की और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अब जब आप पेमेंट करेंगे जारी बात आपने कैलकुलेशन की और उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी करनी है। आप उनको ये कहेंगे जी आपका पर मंथ रेंट है 1 लाख और इसमें से मैं माइनस करूंगा 2500 रुपया जो टैक्स है, तो 97,500 रुपया 97,500 ये आप दे देंगे चेक की फॉर्म में लैंडलॉर्ड को। और ये जो टैक्स होगा ये हम एफबीआर को मिस्टर ए के यानी कि लैंडलॉर्ड के एनटीएन या सीएनएसी नंबर पे जमा करवाएंगे। कितने दिनों में? 15 दिन में। और आगे हम ये भी स्टडी करेंगे ये कैसे जमा करवाना है, इसका पीएसआईडी कैसे बनाना है, मतलब ये है कि आपने जमा कैसे करवाना है, सबमिट कैसे करना है जो उनके नाम पे। बाद में आप उनको चलान देंगे और साल के एंड पे जाके लैंडलॉर्ड जो है वो उसको क्लेम कर लेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आगे जाके हम स्टडी करेंगे। कुछ लोगों को तो वैसे अंदाजा है लेकिन कैसे चलान बनाना है वो भी सारी स्टडी हम करेंगे। ठीक है जी। अब ये दूसरा सिनेरियो हमने देख लिया। दूसरे सिनेरियो में हमने क्या देखा, अच्छा यहाँ पे भी जब आप पेमेंट करेंगे तो आप 75,000 को डिवाइडेड बाय 12 करके 1 लाख से माइनस करते जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सैलरी के केस में पढ़ा। दूसरे सिनेरियो में हमने ये देखा कि भाई जैसे सैलरी की कैलकुलेशन होती है जुलाई से जून, इसकी भी हमने कैलकुलेशन कैसे की, जुलाई से जून। तो ये आपने याद रखना है, जुलाई से जून आपने कैलकुलेशन करनी है। अब ये आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि जो बिल्डिंग का मालिक है उसने अगर पुरानी बिल्डिंग जुलाई से दिसंबर पहले रेंट पे दी हुई है तो हम उसको कैसे कंसीडर ना करें। तो आपका और उनका रिलेशनशिप कब स्टेब्लिश हुआ, 1 जनवरी से। तो आप कब से रिस्पॉन्सिबल हैं, 1 जनवरी से। उससे पीछे जो भी उसके मामलात है वो एफबीआर के साथ है, एफबीआर उनसे खुद पूछेगा कि आपकी 6 महीने बिल्डिंग खाली थी, रेंट पे थी, इतना टैक्स बनता आप दें, वो उसके एफबीआर के मामला है। आपने ये देखना है कि आज एग्रीमेंट हुआ, आज से विद होल्डिंग आपने कब करनी है, जब आप पेमेंट करेंगे। मतलब आप उस डेट से रिस्पॉन्सिबल हैं जब आप एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब ये हमने जनाब कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पे कि जो स्लैब रेट है स्लैब रेट के मुताबिक हमने टैक्स वसूल करना है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी तक तो अगर आप देखें तो मैंने जो एग्जांपल ली मिस्टर ए की और मिस्टर बी की, मतलब मिस्टर बी ने बिल्डिंग ली हुई है, मिस्टर ए ने बिल्डिंग दी हुई है। अभी तक हमने सिंपल क्या किया है, एक चीज़ देखी है कि हमने ये देखा रेंट कितना है पर मंथ, और उसके बाद हमने देखा डेट, किस डेट को एग्रीमेंट हो रहा है, फिर हमने देखा जी टैक्स कितना बनता है, कैलकुलेट करके वो किया, माइनस कर दिया। अब आपने एक और चीज़ भी देखनी है, वो क्या देखनी है कि रेंट पे करते हुए आपने ये देखना है कि जो मिस्टर ए है इसका स्टेटस क्या है, मतलब ये जो टैक्स में रजिस्टर्ड है किस स्टेटस से रजिस्टर्ड हुआ है। शायद मैंने आपको पीछे भी बताया होगा कि जब भी कोई टैक्स में रजिस्टर्ड होता है तो सबसे पहले हमें आईडी कार्ड इशू होता है नादरा की तरफ से, उसके बाद हम एनटीएन लेते हैं, नेशनल टैक्स नंबर इसको हम बोलते हैं। हम अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाते हैं। जैसे जैसे आप लेक्चर स्टडी करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि किन लोगों ने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। लेकिन अभी आपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ये लेनी है कि जब भी आप टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनटीएन मिलेगा। मतलब इसको मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, वैसे आप लोगों को कुछ लोगों को हो सकता पता हो, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि अभी हमारा लेक्चर का लिंक नहीं है। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको सबसे पहले आईडी कार्ड के बाद एनटीएन मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप एनटीएन लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी आप बताएं आपने किस तरह रजिस्टर्ड होना है, क्या एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना है, मतलब आप कंपनी में हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, या आपने एओपी में रजिस्टर्ड होना है। एओपी क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस है। मैंने और आप हम दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, हमने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया है, तो हम क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हम दोनों ने मिलकर आपस में क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो गए। मैं इसको सैलरी का नाम नहीं ले रहा, मैं इंडिविजुअल का नाम ले रहा हूँ। अब इंडिविजुअल में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, सैलरी इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो अब आगे के लेक्चर्स में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे, एक होता है कि जब आप टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो एज ए कंपनी होंगे, एक क्या है, अदर देन कंपनी। ठीक है, तो मैं इनका नाम नहीं लूंगा एओपी इंडिविजुअल, हम क्या बात करेंगे, अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी का जब भी बात होगी तो आपके ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि टैक्स में या तो कंपनी एज रजिस्टर्ड होता है या एओपी या इंडिविजुअल। तो एओपी इंडिविजुअल की बात में हम 2 लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, अदर देन कंपनी। अब इसका मतलब क्या हुआ, चौथे नंबर पे अब मिस्टर बी ने इनका स्टेटस चेक करना है कि भाई ये कंपनी है, इन ये एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, एओपी रजिस्टर्ड है या एज ए
इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है। अब इन्होंने उनका स्टेटस चेक करना है, यानी कि क्या करेंगे, टैक्स स्टेटस को चेक किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको चीज़ें क्लियर होंगी, इनको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि रेंट की, मैं वही पहले वाली एग्जांपल ले रहा हूँ कि जी जुलाई से जून तक एग्रीमेंट हुआ, 1 लाख रुपए पर मंथ है, और 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो टोटल जो अमाउंट है 1.2 मिलियन आपका रेंट बनता है। और टैक्स की हमने जो कैलकुलेशन की हुई है वो बनती है 75,000, ये पहली एग्जाम्पल में जो मैंने कंसीडर किया है। तो रिमेनिंग आपने कितना पे करना है, 11,25,000। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा ट्विस्ट आ गया, वो क्या आ गया कि हमने इनका स्टेटस भी चेक करना है। अब इनका स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं भी आपको FBR की वेबसाइट से दिखा देता हूँ। आपने इस तरीके से FBR की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आता है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये विंडो आपके सामने इस तरीके से आएगी। यहाँ पे पैरामीटर पे आपने NTN CNSE नंबर, जो भी आपके पास डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल CNSE नंबर मेंशन करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जो नंबर है वो मेंशन कर दिया। और यहाँ पे हम इसको लिखने के बाद इस तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं। अब आपने वेरीफाई किया तो ये मेरा लेट्स से NTN आया, और यहाँ पे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे जब कोई कंपनी होती है तो वहाँ पे आएगा कि ये जो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है। अब कैटेगरी क्या आ रहा है, पाकिस्तानी मेल। इसका मतलब क्या है कि ये एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है। अब कैटेगरी में अगर कंपनी लिखा होगा तो कंपनी होगा, AOP होगा तो AP होगा, बिजनेस इंडिविजुअल होगा तो बिजनेस इंडिविजुअल है। अब मेरा सिंपल ये लिखा हुआ है पाकिस्तानी मेल, इसका मतलब क्या है कि मैं एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मिस्टर A है, हमने चेक कर लिया वो क्या है, एज ए इंडिविजुअल, यानी कंपनी नहीं है, क्या है, अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी में हमने क्या देखा था, AOP और अदर देन कंपनी, AOP और बिजनेस इंडिविजुअल। अब मैंने जब ये देखा तो फिर सबसे पहले तो मैंने ये क्लैरिटी ले ली, ये क्या है, अदर देन कंपनी है। ठीक है, उसके बाद लॉ ये कहता है कि जी आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है ना, इसके साथ जो 5वें नंबर पे एक और चीज देखना है। वो क्या देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन, ये 5वां पॉइंट आपको ड्राइव करेगा कि आप टैक्स सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब मैंने ये चेक कर लिया टैक्स कैटेगरी, तो 5वें नंबर पे वो ये कहता है कि इसका स्टेटस देखें, क्या ये बंदा जो उसको आप रेंट दे रहे हैं मिस्टर A को, क्या ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, मतलब टैक्स रिटर्न इसने फाइल प्रॉपर की है या नहीं की है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी तरीके से उसी वेबसाइट पे ही जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे, ID कार्ड नंबर यहाँ पे पंच करेंगे। मैं उसी तरीके से ID कार्ड नंबर लिखता हूँ, और उसके बाद हम डेट मेंशन करते हैं, यानी कि मैंने जो पेमेंट की है वो किस डेट को पेमेंट कर रहा हूँ। मैं 1 जुलाई को फॉर एग्जांपल पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने आके रेलिवेंट डेट सेलेक्ट करनी है कि जिस डेट को मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस डेट को मैं फाइलर था या नहीं था। तो मैंने ये सर्च किया तो ये लिखा हुआ है एक्टिव, 1 जुलाई 2024 को ये जो बंदा है ये एक्टिव है, मतलब टैक्स में एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चौथी चीज, 5वीं चीज क्या देखी कि इनका स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए। तो मैंने जब ये सारी चीजें वेरीफाई कर ली तो मैंने कहा ठीक है, टैक्स 75,000 ही है। लेकिन अगर ये बंदा इनएक्टिव होता है, मतलब आप चेक करते हैं वहां पे एक्टिव लिखा नहीं होता, इनएक्टिव होता है, तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि जो टैक्स आपने इस स्लैब के मुताबिक कैलकुलेट किया है, जो ये वाला स्लैब आ रहा है, जो भी हमने 75,000 कैलकुलेट किया है, वो ये कहता है अगर ये बंदा इनएक्टिव हुआ तो जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया, मतलब 75,000 आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी 1,50,000 रुपया, ये अब आपने एज ए टैक्स विदहेल्ड करना है। मतलब अगर इनएक्टिव होगा तो इसके लिए पेनल्टी है, ये टैक्स डबल देगा। फाइलर देगा 75,000 रुपया, नॉन फाइलर कितना देगा, 1.5 लाख, डबल। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरे केस में हमने ये देखा कि दूसरे केस में हमारा टैक्स बनता था 15,000, ये वाला, अगर ये बंदा इनएक्टिव होता तो इसको आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो नॉन फाइलर हो जाएगा, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। तो टैक्स रेट कितना टैक्स देगा, फाइलर देगा 15,000 और इनएक्टिव या नॉन फाइलर कितना दे रहा होगा, 30,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली कि अगर आप फाइलर नहीं है तो आपके लिए टैक्स रेट डबल है।
अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए टैक्स रेट कम होंगे। तो 5 चीजें हमने देख ली। हमने पहले रेंट देखा, कितना था, डेट कितनी है, टैक्स कितना बनता है, टैक्स की कैटेगरी क्या है जिस बंदे को आप रेंट दे रहे हैं, और फिर हमने ये देखा कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो जब भी आपके पास फ्यूचर में कभी भी आप एज ए पेरोल मैनेजर काम कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, या अपने क्लाइंट्स को या किसी को भी आप एडवाइस कर रहे हैं या बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये 5 चीजें होनी चाहिए कि मैंने 5 चीजें भाई चेक करनी है। अगर 5 चीजों पे आप पूरे होंगे तो इतना टैक्स होगा, नहीं पूरे होंगे तो ये टैक्स होगा। क्योंकि हर काम को करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें पॉइंट्स का पता होता है। जैसे गाड़ी है, पहले चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच दबाएंगे, रेस देंगे, जो भी इसका तरीकाकार है वो होता है। अगर उसमें से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकेगी जिस तरीके से वो परफॉर्म होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से जो भी आप टैक्स का काम करें सेक्शन में होंगे तो वहां पे कुछ फंडामेंटल चीजें होंगी जो आपने याद रखनी है। अब फ्यूचर में जब भी कभी रेंट की बात होगी तो आपके जेहन में ये टेबल आएगा कि 5 चीजें आपने चेक करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट कि जी ये तो हमने कर लिया, हमने जनाब जो पेमेंट्स है और जो पार्शल है वो भी डिस्कस कर लिया, अगर वो इनएक्टिव है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम कर लेते हैं कि अगर जो मिस्टर ए जैसे हमने अभी बात की और इसी तरीके से मिस्टर बी जो है, मिस्टर ए का जो स्टेटस है वो होता है कंपनी, सारी चीजें सेम है, रेंट 1 लाख है, सारी चीजें सेम है, एग्रीमेंट डेट 1 जुलाई है, और अब इनका स्टेटस क्या है, कंपनी है। मतलब ये कंपनी है, ये अदर देन कंपनी नहीं है, एओपी या इंडिविजुअल नहीं है, ये एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे लॉ ये कहता है जी अगर कोई बंदा एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका जो टैक्स रेट होगा ना वो 15% होगा फाइलर के लिए अगर वो एक्टिव है, और 30% हो जाएगा, डबल हो जाएगा नॉन फाइलर यानी कि इनएक्टिव के लिए। ये जो वर्ड यूज हो रहा है, पहले नॉन फाइलर, फाइलर, फिर इनएक्टिव, एक्टिव का वर्ड यूज हो रहा है, तो नॉन फाइलर या इनएक्टिव का मतलब सेम है, नॉन फाइलर है। यहाँ पे भी आप देखें तो मैंने मेंशन किया हुआ है डबल टैक्स डबल टैक्स डबल टैक्स, यहाँ पे भी आपको वैसे मिल भी जाएगा चार्ट, वहां पे भी अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब जब पेमेंट की मिस्टर बी को तो आपने देखा ये जो कंपनी है, तो कंपनी के केस में उसी तरीके से 1 लाख रुपया रेंट है, 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जो अमाउंट बनती है वो बन जाएगी 12 लाख। अब स्टेट अगर एक्टिव है, अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आपने देखा रेंट, दूसरे नंबर पे आप क्या देखेंगे, कैटेगरी, तीसरे नंबर पे आप क्या देखेंगे, स्टेटस इन टैक्स। तो कैटेगरी क्या है, कंपनी, तो कंपनी के केस में कितना टैक्स लग जाएगा, 15%, यानी कि 12 लाख का 15% अगर आप लें तो ये अमाउंट बन जाएगी तकरीबन आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% तो ये अमाउंट बन जाएगी 1,80,000। और तीसरे नंबर पे स्टेटस है एक्टिव, एक्टिव के लिए। लेकिन अगर ये हो गया इनएक्टिव, नॉन फाइलर या इनएक्टिव, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपकी जो अमाउंट निकलेगी वो हो जाएगी 3,60,000। मतलब कंपनी के केस में स्टेट रेट है 15%, कोई स्लैब नहीं है, मतलब 3 लाख तक एग्जम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर इनएक्टिव होगा, जो टैक्स कैलकुलेट होगा पहले कैलकुलेट करना है एक्टिव के मुताबिक, जो कैलकुलेट होगा उसको मल्टीप्लाई 2 कर दें, डबल टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपने एक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया। ठीक है जी, अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें आपको समझ आएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, अब सवाल क्या आता है कि अगर एक रिटेलर है या एक छोटा बिजनेसमैन है, उसकी एक शॉप है, मार्ट है उसका छोटा सा, थोड़ी सेल है उसकी, वो 50,000 रुपया उस मार्ट बिल्डिंग का किराया दे रहा है। अब उस बंदे को पता ही नहीं है मैंने टैक्स विदहेल्ड करना है, वो तो पेमेंट पूरी कर रहा है, तो वो तो फिर गलत कर रहा है, उसको तो टैक्स विदहेल्ड करना चाहिए था। अब क्वेश्चन देर में आ सकता है ना कि इसको आप मल्टीप्लाई 12 से करें तो वो 6 लाख है, तो 3 लाख से ऊपर आप रेंट दे रहे हैं तो टैक्सीबल है। अब आपके जहन में 2-3 चीजें हमने स्टडी कर ली कि अगर जब भी कभी 3 लाख से ऊपर रेंट होगा तो आपके जहन में फौरी तौर पर स्लैब आएगा कि भाई ये टैक्सीबल है। फिर आप देखेंगे कंपनी है, अदर देन कंपनी है, कैटेगरी क्या है, स्टेटस क्या है, उसके मुताबिक टैक्स चार्ज कर देंगे। अब आपके जहन में है कि यार ये 6 लाख रेंट पे कर रहा है, 3 लाख से ज्यादा है, ये तो टैक्सीबल है। तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि जी मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूँ। रिलीफ क्या है कि आप अगर एक खास लेवल तक बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपने मालिक को, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड करना है। लेकिन
अगर आपका जो बिजनेस है उस लेवल तक नहीं है तो आप टैक्स विदहेल्ड ना करें। वो क्या लिमिट है, वो आगे जाके हम हर एक सेक्शन में लिमिट देखेंगे। रेंट के सेक्शन में वो ये कहता है कि अगर अदर देन कंपनी, ठीक है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अदर देन कंपनी में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एओपी, अभी भी इस लेक्चर के लिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए मैं हमेशा अदर देन कंपनी का वर्ड यूज़ करूंगा, एओपी और इंडिविजुअल। अगर ये कैटेगरी है और आप साल का रेंट 1.5 मिलियन से कम पे कर रहे हैं तो आपने पूरी की पूरी अमाउंट पे कर देनी है, कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, ठीक है, पूरी की अमाउंट पे हो जाएगी। अब 1.5 मिलियन की बात हो रही है टोटल रेंट की। टोटल रेंट का मतलब भी समझा देता हूँ आपको। वो क्या है कि साल के एंड पे जाके मिस्टर ए ने, बी ने अपने अकाउंट्स बनाए और 2025 30/6/2025 को साल क्लोज हुआ और इन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि हम बड़ी डिटेल में सीखेंगे। सेल लिखेंगे और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं, फिर हम ये कहते हैं जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, फिर हम ये कहते हैं एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस में हम ये कहते हैं रेंट है, रेंट में हम ये कहते हैं हम साल का रेंट जो दे रहे हैं ना, टोटल रेंट, वो हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख का 2-3 ब्रेकअप हो सकती है। आपकी शॉप 1 हो सकती है जिसका किराया आप 5 लाख दे रहे हैं, शॉप 2 हो सकती है जिसका किराया आप 2.5 लाख दे रहे हैं, इसके अलावा वेयर हाउस आपका हो सकता है जिसका किराया आप कितना दे रहे हैं, 2.5 लाख। है तो टोटल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, लेकिन आप कितने प्रीमिसेस का किराया दे रहे हैं, 3 का, शॉप 1 है, शॉप 2 है और वेयर हाउस है, ठीक है। अब लॉ ये कहता है कि अगर ये वाली जो अमाउंट है, तमाम जो भी आपकी बिल्डिंग्स आपने या वेयर हाउस या ऑफिस रेंट पे लिए हुए हैं, उन सबको जमा करने के बाद ये 1 मिलियन, ये जो अमाउंट है टोटल रेंट की, ये 1.5 मिलियन से कम होती है तो फिर आपने किसी भी बिल्डिंग का कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। जैसे 2.5 लाख है, 3 लाख से कम है, कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। 2.5 लाख है, 3 लाख से कम है, कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। 3 लाख मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इसी स्लैब से, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील लिखा हुआ है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 लाख है, इसके ऊपर मैं टैक्स विदहेल्ड करूंगा, लेकिन साथ ही उसने मुझे कंडीशन दे दी कि मेरा चूंकि रेंट 15 लाख से ऊपर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये 5 लाख भी पूरे का पूरा 100% पे कर दूंगा, कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक लिमिट अवेलेबल है कि मैं अगर 1.5 मिलियन से ऊपर रेंट दूंगा तो टैक्स विदहेल्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले आप कंसीडर करेंगे टोटल रेंट, अगर उसकी अमाउंट 1.5 से कम है तो फिर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं चाहे वो टैक्सीबल है, टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल ली कि 2 टैक्सीबल नहीं है, 3 लाख से कम है, टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा, लेकिन 5 लाख तो भाई टैक्सीबल है, 3 लाख से ऊपर है, टैक्स विदहेल्ड होना चाहिए। लेकिन और साथ ही मेरे ज़हन में एक और कंडीशन आ गई, वो क्या है कि चूंकि 1.5 मिलियन से कम है तो मैं इस पे भी टैक्स विदहेल्ड नहीं करूंगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए जो कि आ रहा होगा कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये एक बंदे के लिए रूल डिफरेंट है, दूसरे के लिए डिफरेंट है, ऐसा क्यों है। यहाँ पे लॉ ये कहता है कि जी मैं ज्यूम करता हूँ कि जो बंदा 15 लाख तक या इससे कम रेंट दे रहा है, मैं ज्यूम करता हूँ कि उसका बिजनेस जो है, बिजनेस सेटअप मीडियम है या स्मॉल है, उसके पास रिसोर्सिस नहीं है कि वो टैक्स की कैलकुलेशन कर सके या कोई टैक्स का काम मैनेज करवा सके या कोई बंदा रख सके। इस वजह से मैं ज्यूम करता हूँ कि अगर आपका रेंट इतनी अमाउंट या इससे कम है तो आप जो है वो टैक्स विदहेल्ड ना करें, आप इतनी डिटेल कंप्लाइंस में ना जाएं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको टैक्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है। हालांकि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे आपका बिजनेस कम है या ज़्यादा है, ताकि आप इजीली टैक्स की सेविंग कर सकें। अच्छा, अगर आप 15 लाख से ऊपर निकलते हैं, अब वो ये ज्यूम करता है जब आप 15 लाख से ऊपर रेंट दे रहे होंगे तो जारी बात है आप रेंट ज़्यादा पे कर रहे हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा होगा, आपके पास पैसे भी होंगे, रिसोर्सेज भी आप लग सकते हैं। तो इसी वजह से अब आपके ऊपर लॉ की कंप्लाइंस भी है कि जब आपने पेमेंट करनी है टैक्स की, रेंट की, लैंडलॉर्ड की, तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। तो ये उसने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया उन लोगों के लिए जिनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या बिजनेस कम है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी कर लिया इसके अंदर के। सबसे पहले अगर मैं यहाँ तक रिपीट करूँ तो सबसे पहले हमने 5 जो स्टेप है ना, ये आपके जहन में हर टाइम होने चाहिए। इसकी आप फोटो ले लें, पिक्चर ले लें। रेंट है, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, डेट है, टैक्स कितना बनता है कैलकुलेट करें स्लैब के मुताबिक, कैटेगरी क्या है, उसके बाद एक्टिव है या इनएक्टिव है। कैटेगरी में ऑब्वियसली कैलकुलेशन से पहले आप कैटेगरी जब देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। अगर कंपनी होगा तो स्टेट 15% है, और नॉन इनएक्टिव है या नॉन फाइलर है तो 30 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अदर देन कंपनी है, इंडिविजुअल है या एओपी है, स्लैब रेट होंगे
इनएक्टिव होगा तो वही रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है हमने वही डिटेल में इसको स्टडी कर लिया। अब एक पॉइंट इसमें आता है, वो पॉइंट क्या आता है कि को ओनरशिप का। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको मैंने डबल एंट्री तो बताई नहीं, वो क्या थी। फॉर एग्जांपल डबल एंट्री में ये होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं सिस्टम में, तो रिकॉर्डिंग में हमने जैसे बात की कि टोटल जो साल का रेंट, मंथली रेंट था वो कितना था, 1 लाख। ठीक है, अब हमने जूम किया कि साल का जो रेंट बनता है ना वो 75,000 है, टैक्स बनता है डिवाइडेड बाय 12 करें तो अमाउंट, टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है, 6250। ठीक है, रिमेनिंग इसमें से 1 लाख में से इसको माइनस कर दें तो अमाउंट आ जाएगी 93,750। अब आता है जी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं डेबिट क्रेडिट बता देता हूँ, कुछ जो काउंटिंग के बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता होगा कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। सिस्टम में डेबिट क्रेडिट चलते हैं, जैसे बैंक के अंदर डेबिट आ रहा होता है, क्रेडिट आ रहा होता है। तो यहाँ पे 2 तरह की एंट्री होंगी। पहली एंट्री क्या होगी, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे रेंट एक्सपेंस। ये कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 1 लाख से। और क्रेडिट आप कर देंगे मिस्टर ए वेंडर लेजर, पार्टी लेजर जिसको हम कहते हैं, पेबल। ये कहां पे रिपोर्ट होगा, बैलेंस शीट में, 1 लाख से। ये आपने क्या किया, पेबल बुक कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे मिस्टर ए यानी कि वेंडर, ये आता है बैलेंस शीट। कितनी अमाउंट से आप डेबिट कर देंगे, 1 लाख से ही डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट आप कर देंगे बैंक, जो इनको आप चेक दे रहे हैं, कितनी अमाउंट से चेक दे रहे हैं। अच्छा ये भी अमाउंट कहाँ पे है, ये भी लेजर कहाँ पे होगा, यानी कि हेड कहाँ पे आ रहा है, बैलेंस शीट में, 93,750। और साथ ही आप क्रेडिट कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 155। ये भी कहाँ पे आ रहा होगा, बैलेंस शीट में, कितनी अमाउंट से, 6250। ठीक है, ये पेमेंट के टाइम पे एंट्री होगी। तीसरे नंबर पे आप एक और एंट्री करेंगे, वो क्या एंट्री होगी, जब आप ये टैक्स पे करेंगे 15 दिन के अंदर, यहां पे आप ये फिर ये करेंगे डेबिट विद होल्डिंग टैक्स 155 सेक्शन, बैलेंस शीट, कितनी अमाउंट से, 6250 से। और क्रेडिट आप क्या कर देंगे बैंक, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। कैसे पे करना है अगले लेक्चर में देखेंगे कि पीएसआईडी कैसे बनाना है, यानी कि अभी तो हम ये देख रहे हैं करना क्या है, फिर हम ये देखेंगे टैक्स को जमा कैसे करवाना है बीआर को, फिर देखेंगे ई फाइलिंग कैसे। वही 3 स्टेप, कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग एंड ई फाइलिंग। ये डायरेक्शन आपके जहन में अगर क्लियर होगी तो टैक्स समझना बड़ा इजी होगा, वरना सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। मतलब साथ साथ आपने रहना है, कोई क्वेश्चन हो लेक्चर्स के फौरी बाद डिस्कस कर लीजिए। कोई कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे कोशिश मैं करता हूँ 2-3 बार रिपीट करूँ, ताकि अगर एक बार समझ नहीं आई तो दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए। लेकिन फिर भी हो तो ऑब्वियसली वो चैनल तो अवेलेबल, आप किसी भी टाइम अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ये आपने रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स के अंदर। अच्छा, अब आपके जहन में एक और सवाल आ सकता है कि टैक्स सेविंग कैसे हो सकती है। मतलब लैंडलॉर्ड के जहन में क्वेश्चन आता है प्लानिंग कैसे की जा सकती है टैक्स की। ठीक है, अब टैक्स की प्लानिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है को ओनरशिप का। सेक्शन मेरे ख्याल में 66 था शायद, अभी नोट्स पे भी हम देख लेते हैं। वहां पे वो ये कहता है कि अगर मिस्टर ए, जैसे आप मिस्टर ए को भी पे कर रहे थे, मिस्टर जो बिल्डिंग है वो मिस्टर ए के नाम पे भी है, मिस्टर सी के नाम पे भी है, मतलब इसके ऑनर कितने हैं, 2 ओनर्स हैं। तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ये परसेंटेज ऑफ शेयर के मुताबिक, फॉर एग्जांपल 50% इनका शेयर है, 50% ये ओनर है, तो ये जो अपना रेंट की अमाउंट है उसको भी, जो 1 लाख का इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसको भी ये डिवाइड कर सकते हैं 50%, 50%। जो इनका प्रॉपर्टी का शेयर है उसके मुताबिक 50,000 और 50,000। अब आप देखिएगा, पहले हमने कैलकुलेट किया कि 12 लाख पे टैक्स बनता है 75,000। अब मिस्टर ए जो है उसकी टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, 50,000 उसका रेंट है, मल्टीप्लाई 12 कर लें, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अगले 3 लाख पे 5% है, तो टैक्स की अमाउंट कितनी आ गई, 15,000। इसी तरीके से मिस्टर बी पे आ जाएं, सेम उसी तरीके से 50,000 अमाउंट है, मल्टीप्लाई 12 कर दें तो टोटल अमाउंट आ गई 6 लाख।
3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अगले 3 लाख पे कितना है 15,000। हम जूम करते हैं, फाइलर है अदर देन कंपनी है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई 30,000। और हमने 1 लाख के रेंट के ऊपर अमाउंट कितनी पे की हुई है 75,000। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन वो 40,000 रुपया 45,000 के करीब जो मतलब 75,000 ऊपर उन्होंने पे किया है। अगर 1 लाख रेंट एक ही ऑनर का हो तो रिमेनिंग तकरीबन 45,000 जो है वो आपकी टैक्स की सेविंग हो सकती है। लेकिन ये उस केस में है जब आप जेन्युइनली आपकी जो बिल्डिंग है वो 2 ओनर या 3 ओनर के नाम, अगर 3 है तो मजीद तीसरा भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग के मुताबिक। अब लॉ यहाँ पे ये कहता है कि भाई जब बिल्डिंग के ओनर 2 हैं तो टैक्स की कैलकुलेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि आप टैक्स की कैलकुलेशन एक पे कर लें, स्लैब रेट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, टैक्स ज्यादा हो जाएगा। इनकम कम है तो टैक्स कम दें। टैक्स तो हमेशा दिया जाता है इनकम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने इनकम कम ली और टैक्स ज्यादा दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो को ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपने स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने काफी डिटेल में जो चीजें हैं स्टडी कर ली हैं, देख ली हैं। अब हमारे जहन में एक चीज आ गई है, वो क्या है कि जी अब ये तो जैसे सैलरी के केस में हमने देखा, अगर 1 एम्प्लॉई है, 2 है, 3 है तो ठीक है। अगर आपके पास 100-200 एम्प्लॉई आ जाएं तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर हमने एक्सेल की फाइल देखी, यहाँ पे भी एक एक्सेल की फाइल हमने प्रिपेयर की हुई है और उसको उसमें करने का मकसद ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन भी ठीक हो और रिकॉर्ड भी साथ साथ मेंटेन होता जाए। वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक्सेल की जो शीट है वो आपके सामने है और ये इंस्टेंट पॉकेट कैलकुलेटर है। जैसे 1 लाख रेंट है, 12 लाख टोटल बनता है। यहाँ पे आप आके कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एओपी है, इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है, कंपनी है। हम ये कहते हैं अदर देन कंपनी है, एओपी है, तो वो कहता है जी 75,000 टैक्स है जो हमने कैलकुलेट किया है। नॉर्मली जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, आपको कोई कहे कि टैक्स कितना बनता है, तो यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है तो जो टैक्स होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब 15% होगा। जैसे हमने भी एग्जांपल ली तो 1,80,000 हो जाएगा। ये स्लैब रेट है जो हमने देखे टैक्स चार्ट पे, वो भी इसके अंदर आ गए हैं। फिर आता है जी इंडिविजुअल और कंपनी, दो फॉर्म है। ये अदर देन कंपनी हम कह सकते हैं और ये क्या है कंपनी। हम इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अदर देन कंपनी, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आके आपने ओनर का नाम लिखा, लोकेशन लिखें। अगर आपके पास आप किसी ऐसे नेटवर्क में है, ऐसे बिजनेस में है कि हर सिटी में आपकी ब्रांचेज हैं, तो आप लिखें ये फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में ब्रांच है, 5,50,000 इसका रेंट है और ये यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, वो बता देगा कि ये टैक्सीबल है। हम ये कहते हैं हाँ जी टैक्सीबल है, 3 लाख से ऊपर है। कौन सा स्लैब है, स्लैब नंबर 2 है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 लाख से 6 लाख पे खत्म हो रहा है। टैक्स रेट कितना है 5%, तो ये टोटल अमाउंट बता देगा आपका 12,500 रुपया टैक्स बनता है। फॉर एग्जांपल इसको आप 6 लाख करते हैं तो 15,000 टैक्स बनना चाहिए, बता देगा 15,000 रुपया टैक्स है, ठीक है। इसके मुताबिक ये मंथली डिडक्शन आपने कितनी करनी है, डिवाइडेड बाय 12 करें तो पर मंथ की डिडक्शन आ जाएगी। आपके पास चाहे 100 बिल्डिंग है, 200 बिल्डिंग है, इसी फाइल में उसको पेस्ट करें, आपको 2 मिनट में ये कैलकुलेशन करके बता देगा टैक्स कितना बनता है। आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं होगी, गलती के चांस भी कम होंगे, टाइम भी सेव होगा और एक शीट भी बनी होगी। कोई आपको कहे आप फौरी तौर पर ये प्रिंट निकाल के प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी इतनी लोकेशंस हैं, इतना रेंट है और इतना टैक्स बनता है। इसी तरीके से आप आ जाएं कंपनी में। कंपनी के केस में 2 लाख रुपया, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी 6 लाख रेंट है, तो ये कहता है जी हाँ टैक्सीबल है और एनुअल रेंट। अच्छा यहाँ पे बल्कि आप इसको हम इस तरह करते हैं कि ये अमाउंट आती है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं 1 लाख मंथली रेंट है, 12 लाख एनुअल है और कंपनी क्या है नॉन फाइलर है, तो इसने 3,60,000 कैलकुलेट कर दिया जो पीछे हमने देखा था। अगर आप यहाँ पे उसको फाइलर सेलेक्ट कर लेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी के लिए सेपरेट शीट है, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद ये नोट्स हैं, इनको स्टडी कर लीजिए। ये नोट्स मैंने ओपन कर दिए हैं आपके सामने। अच्छा नोट्स को जब आप स्टडी करेंगे, जो मैंने आपको बताया है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट देख लें, किन्होंने टैक्स विदहेल्ड करना है वो मैंने आपको बता दिया कि फेडरल प्रोविंशनल, ये सारा स्टडी कर लीजिए। ये 1.5 की बात भी हो रही है, इंडिविजुअल और एओपी यानी कहते हैं कंपनी। उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम की बात भी हो रही है, प्रॉपर्टी इनकम नॉट टैक्सीबल इंटाइटल फॉर टैक्स क्रेडिट, ये भी देख लीजिए। इसमें एनपीओ की बात हो रही है कि अगर आप पर्सनल बिजनेस
कर रहे हैं तो फिर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये भी कॉन्सेप्ट है। नीचे छोटी सी एग्जांपल है, ये स्लैब रेट भी मैंने दे दी है, और जो मैंने एंट्री आपको बताई है उसकी एंट्री भी अवेलेबल है कि आपने सिस्टम में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो ये हमने जो काफ़ी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया है, और इसके अंदर जो चीज़ें थी वो भी हमने देख ली। आपके जहन में वही ये चार्ट होना चाहिए 5 चीज़ों का। अगर ये चार्ट आप फॉलो करेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी। मतलब आपके जहन में ये है कि मैंने ये चेकलिस्ट पूरी करनी है, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस करें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो हम कैरी करेंगे। जब भी लेक्चर के अंदर बात होगी, आज 3 चीज़ें हमने देखी कि टैक्स ईयर वो आपको पहले ही क्लियर है, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, मोस्टली आपको पता भी होता है कि टैक्स ईयर 2025-26 की बात करेंगे तो जुलाई से जून होगा। उसके बाद हमने देखा अदर देन कंपनी की बात करेंगे तो वो एओपी इंडिविजुअल या बिजनेस इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने अब जेहन में रखनी है। तो ये चूंकि अब शॉर्ट कीज़ हैं जो कि नॉर्मली आप आगे यूज़ करते जाएंगे, जब भी कभी हम लेक्चर में देखेंगे या आप जब काम करते हैं तो नॉर्मली शॉर्ट कीज़ में ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं जहाँ पे हो सकती हैं। तो इस तरह की छोटी टर्म्स भी आपने ज़हन नशीन करनी है, उसको डिस्कस करते जाना है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर लें। और इसके बाद जो सेक्शन 153 है, पेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने पहले सैलरी की पेमेंट करवाई कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने, फिर उसने रेंट की पेमेंट की, फिर हम देखेंगे कि अगर आप वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स कैसे विदड्रॉ करना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।